Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nauhar. BSc फर्स्ट ईयर में आज का जो टॉपिक है जिस पर हम की चर्चा करेंगे इसी कंटेंट में वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जहाँ हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके परमाणु या समूहों की आकाशीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। तो उनकी जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको चाहे आप एक पेपर पे लिखना चाहें या ब्लैक बोर्ड पे अगर आप उसको लिखने की आवश्यकता होती है, जो परमाणु या समूहों की 3 डायमेंशनल स्पेस की जो व्यवस्था होती है उनकी या जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं उनको 2 डायमेंशनल पेपर या ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो तरीका है वो 2 प्रकार से उनको प्रदर्शित किया जा सकता है, फ्लाइंग वेज फार्मूला के माध्यम से तथा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के माध्यम से। तो फ्लाइंग वेज सूत्र की सहायता से अगर हम इनको किया जाता है और अधिकांशतः आपने देखा भी होगा कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के माध्यम से इनको लिखा जाता है। अब एक वेज को नीचे जो प्रदर्शित किया जा रहा है इसके आधार पर इसको प्रदर्शित किया जा सकता है 2 तरह के से, एक होती है सॉलिड वेज और एक होती है ब्रोकन वेज। कि आप इस शीट पर आप अपने सामने देख रहे हैं सॉलिड वेज यानी एक ठोस वेज और एक ब्रोकन वेज यानी एक टूटी हुई वेज। इस प्रकार से हम उस 3 डायमेंशनल स्पेस की जो व्यवस्था है उसको कागज़ पर हम लिख कर उसको समझा सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। अब फ्लाइंग वेज फार्मूला या सूत्र को लिखने की जो परिकल्पनाएं हैं, इन निम्न परिकल्पनाओं का अनुसरण उसमें किया जाता है। पहला, एक चतुष्फलकीय अणु को इस प्रकार देखते हैं कि 4 में से 2 समूह कागज के तल में तथा शेष 2 कागज के तल के नीचे हों। बंद जो हमारी तरफ आ रहा हो उसे कागज के तल के बाहर ठोस वेज से दर्शाते हैं। वह बंद, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वह बंद जो हमसे दूर जा रहा हो उसे कागज के तल के पीछे टूटी वेज से दर्शाते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है कि वह बंद जो कागज के तल में हो उसे सामान्य रेखा से दर्शाते हैं। यानी मोटा मोटी रूप से जो पॉइंट आता है कि चतुष्फलकीय अणु का 2 समूह कागज के तल में और शेष 2 कागज के तल के नीचे हों। जो बॉन्ड हमारी तरफ है उन्हें कागज के तल से बाहर ठोस वेज में दर्शाएंगे। जो बंद हमसे दूर जा रहा है उसे कागज के तल के पीछे टूटी वेज से दर्शाएंगे और जो कागज के तल में हो उसे सामान्य रेखा में दर्शाएंगे। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, CABCD को फ्लाइंग वेज फार्मूला में लिखने का तरीका कि किस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें क्या है कि यदि समूह B व C हमारी तरफ हो और समूह A व D हमसे दूर हो तो हम कैसे लिखेंगे। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें B व C हमारी तरफ हो तो उन्हें सॉलिड यानी ठोस वेज से प्रदर्शन किया जाता है और A और D जो हमसे दूर है उसको
ब्रोकन वेज से प्रदर्शित करते हैं। ये देखें कि जो हमारी तरफ आ रहा है उसे ठोस वेज से, और जो हमसे दूर जाएगा उसे हम ब्रोकन वेज से प्रदर्शित करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हो, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरल्डिहाइड, एलेनिन, टू ड्यूटीरियोब्यूटेन। इन सब में लैक्टिक अम्ल में आप देखें कि OH व H समूह हमारी तरफ है, इसलिए उन्हें सॉलिड वेज से, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 समूह हमसे दूर हैं, इसलिए उन्हें ब्रोकन वेजेस में दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो आता है, और जो कि लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के माध्यम से लिखा जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं जिनकी पालना करनी होती है। तो ये नियम क्या है? पहला, कि एक अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि 2 समूह कागज के तल के ऊपर हों तथा 2 समूह कागज के तल के नीचे हों। सेकंड पॉइंट, उसके पश्चात एक दूसरे के समकोण में 2 रेखाएं खींचते हैं, यानी क्रॉस बनाते हैं, और जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को किरेल कार्बन मानते हैं तथा इसे संरचना में चिह्नित नहीं किया जाता, यानी उस कार्बन को शो नहीं किया जाता है। उस बिंदु को स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किरेल कार्बन को हम स्टार के द्वारा ही चिह्नित करते हैं। तो जो क्रॉस पॉइंट है वो किरेल कार्बन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन्स हुई और वर्टिकल लाइन्स हुई। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं वे कागज के तल के ऊपर वाले समूह को दर्शाती हैं तथा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स देखने वाले की तरफ होते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन्स उन कागज के तल के नीचे वाले समूह को दर्शाते हैं और वर्टिकल बॉन्ड्स देखने वाले से दूर होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को प्रदर्शित करने का, कि हॉरिजॉन्टल लाइन कागज के तल के ऊपर वाले समूह को दर्शाती है, जबकि वर्टिकल लाइन कागज के तल के नीचे वाले समूह को दर्शाती है। और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स देखने वाले की ओर होते हैं, जबकि वर्टिकल बॉन्ड्स देखने वाले से दूर होते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल आप देख रहे हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह देखने वाले की ओर है, जबकि जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो देखने वाले से दूर होते हैं, और जो क्रॉस पॉइंट होता है वो किरेल कार्बन होता है। अब जो वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उस अणु में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को दर्शाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्टिकल लाइन उस अणु में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को दर्शाती है। इस रेखा के शीर्ष पर वह समूह रखते हैं जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला हो अथवा सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला समूह हो, या फिर वह समूह हो जो अणु के नाम को अनुलग्न प्रदान करता हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो वर्टिकल लाइन है यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को दर्शाती है। शीर्ष पर वह समूह रखते हैं जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला हो अथवा सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला समूह हो, अथवा वह समूह
जो अणु के नाम को अनुलग्न प्रदान करता है। जैसे लैक्टिक एसिड में COOH समूह को शीर्ष पर रखा जाता है। अब ऊर्ध्व रेखा यानी वर्टिकल लाइन के निचले सिरे पर वह समूह रखते हैं जिससे लंबी कार्बन श्रृंखला समाप्त होती है। लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है तो इसमें देखें कि वर्टिकल लाइन के नीचे CH3 समूह को रखा जाता है और बाकी जो शेष दो समूह जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा के दोनों ओर रख देते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड में H व OH समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर रखने पर लैक्टिक एसिड की संरचना पूर्ण होती है। अब ये लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल आप देखें इस प्रकार से। फ्लाइंग वेज में आप देखें कि ब्रोकन और सॉलिड वेज से इसको दर्शाते हैं और इधर हम ये देख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। कुछ और एग्जाम्पल है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ग्लिसरल्डिहाइड, एलेनिन। अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन कौन से बिंदु हैं कि संरचनाओं को तल से बाहर नहीं उठाना चाहिए। इन्हें तल में 180 डिग्री या 360 डिग्री से हम घुमा सकते हैं ताकि जो क्षैतिज प्रतिस्थापी क्षैतिज रहें, ऊर्ध्व प्रतिस्थापी ऊर्ध्व रहें। यानी 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमाने पर हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी पोजीशन में उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, यानी वो अपने तल में ही रहते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री से तल में घूर्णन मान्य नहीं है क्योंकि इसे जो क्षैतिज प्रतिस्थापी ऊर्ध्व हो जाते हैं और ऊर्ध्व प्रतिस्थापी क्षैतिज, तो अणु का विन्यास ही बदल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर आता है कि प्रतिस्थापियों के एक युग्म की अदला बदली करने पर प्रतिबिंब समावयवी संरचना प्राप्त होती है। जैसे आप इसमें लैक्टिक एसिड का उदाहरण देखें तो जब इसमें H और OH में बदलाव करते हैं तो इसमें जो दूसरा समावयव यानी जो दूसरा संरचना प्राप्त होती है, ये दोनों संरचनाएं 21 और 22 जो है यानी एक की दो संरचनाएं ये अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है, ये इसलिए ये इनैंशियोमर्स हैं। एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र का अनुरूप सूत्र में परिवर्तन जिसमें कि प्रतिस्थापियों का क्रम भिन्न हो, इसमें भी परिवर्तन करके बनाया जा सकता है। पहला है आता है इसमें दो प्रकार से ये हम कर सकते हैं। पहला है कि दो प्रतिस्थापी युग्मों को आपस में बदलकर, जैसे आप देखें पहला परिवर्तन है H और COOH समूह का अंतः परिवर्तन और दूसरा अंतः परिवर्तन आता है जिसमें COOH और OH समूह में इनके स्पेशल अरेंजमेंट में बदलाव होता है जिससे ये इसका दूसरा अनुरूप प्राप्त होता है। दूसरा तरीका है इसमें कि प्रतिस्थापियों को 3 के समूह में घुमाने पर, यानी 4 में से एक को फिक्स रखें और बाकी 3 को अगर हम घुमा देते हैं, एक को स्थिर रखते हुए, तो बाकी 3 को घुमाने पर इनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एक से अधिक किरल केंद्रों वाले अणुओं के लिए भी लिखा जा सकता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है CABC और CXYZ, जिसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स लिखे जा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, जिसमें जो कि एग्जाम्पल जो होते हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने
बहुत ही इम्पोर्टेंट फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला के बारे में चर्चा की। थैंक यू सो मच।